नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। और इस अब हम बात करते हैं डोपामिन करता क्या है। डोपामिन जो है एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मसल्स के एक्साइटमेंट को इनहिबिट करता है। देखिए, बॉडी में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो है एसिटाइलकोलिन, और इनहिबिटिंग वाले न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो है डोपामिन। तो ये साइकिल ऐसे चलती है कि जब भी सेंसेस मिलते हैं तो मोटार जो फंक्शन है वो वर्क करता है और हम जो है एक्साइटमेंट होता है। तो एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल एसिटाइलकोलिन है। और अगर उसी एक्साइटमेंट को कम करना है, मसल के जो एक्साइटमेंट हो रहा है उसको कम करना है, उसके लिए डोपामिन रिलीज़ होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज की कंडीशन में एसिटाइलकोलिन तो रिलीज होता है जिसकी वजह से मसल्स का में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता है क्योंकि डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसीलिए मसल्स में जो है वो मसल्स एक्साइटमेंट को कम नहीं कर पाते, और मसल्स एक्साइटमेंट कम नहीं होता है इसीलिए हमें जो है मसल्स के अंदर जो है ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि मसल्स के अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है, इसका मतलब ट्रिमर्स देखने को मिलती हैं, ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है, ठीक है, रिजिडिटी देखने को मिलती है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि इनफ्लेक्सिबल मसल, यानी कि जो मसल्स हैं वो एकदम एक्साइटेड हैं, कठोर हो जाती हैं, ताकि वो उनका जो फ्लेक्शन नॉर्मल होना चाहिए। फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। लेकिन एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से रिजिडिटी होती है क्योंकि डोपामिन उस मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए एसिटाइलकोलिन और डोपामिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का बराबर मात्रा में रिलीज होना ज़रूरी है। लेकिन पार्किंसन डिजीज की कंडीशन में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, इस वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसी कारण हमें रिजिडिटी देखने को मिलती है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। तो पार्किंसन डिजीज़ क्या है, इट इज़ ए डीजेनरेटिव डिजीज़। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, अक्कर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन दी सब्सटेंसिया नाइग्रा। सब्सटेंसिया नाइग्रा में पाई जाने वाली डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से ही विच रिजल्ट इन डोपामिन डेफिशिएंसी, और उसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है। डोपामिन की डेफिशिएंसी से ही अपन पार्किंसन डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। इसमें पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम होता है मिड ब्रेन में, वो क्या करता है कि मोटर सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। और जो इन्वॉलंटरी मसल्स हैं उनको वॉलंटरी मसल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन इस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है उसके अंदर मोटर जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है डोपामिन प्ले ए रोल इन सेंसरी फिल्टरिंग। डोपामिन सेंसरी फिल्टरिंग की तरह काम करता है। पार्किंसन डिजीज अकर ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है उसके डिसफंक्शन की वजह से ही पार्किंसन डिजीज होती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में ये मोटर सिस्टम होता है जो कि सेंसेस से आने वाली नर्व, देखिए बॉडी में दो तरह की जो है नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती हैं जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचानी होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को टारगेट सेल से ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी सेल का होता है, सेंसरी नर्व्स का होता है। और फिर ब्रेन से जो है उसको जो भी कमांड दी गई है उसको टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम होता है मोटार नर्व्स का। तो इस पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो मोटार नर्व हैं उनके अंदर डिसफंक्शन हो जाता है, यही है पार्किंसन डिजीज़। यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जिसे हम मोटार सिस्टम भी कहते हैं उसके डिसफंक्शन को ही इंडिकेट करती है पार्किंसन डिजीज़। मोस्ट ऑफ्टन डेवलप इन दी एज ऑफ 60। ये बीमारी जो है 60 साल की उम्र में ज़्यादातर देखने को मिलती है, 60 से ऊपर की उम्र में। इसकी एटियोलॉजी क्या है, काउजेज क्या हैं, तो एग्जैक्ट काउजेज अननोन बट सम टॉक्सिक एनवायरमेंटल केमिकल
सच एज पेस्टिसाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर सस्पेक्टेड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। यानी कि पार्किंसन डिजीज़ का जो है मेन कॉज तो आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन कुछ पेस्टिसाइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या सस्पेक्ट हैं जो कि इस तरह की बीमारी को, पार्किंसन डिजीज़ को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और पार्किंसन डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर 60 से ऊपर की एज के जो है वो एज ग्रुप में पाई जाती है। पार्किंसन डिजीज़ का एक कॉज फैमिली हिस्ट्री भी है, ये भी इसका एक कारण है। केमिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें हम, इसके अंदर जो है ट्रिमर देखने को मिलते हैं जिसे हम पिल रोलिंग ट्रिमर्स कहते हैं। रिजिडिटी यानी स्टिफनेस देखने को मिलती है। रिजिडिटी यानी कि जो मसल्स का जो है स्टिफ हो जाती है, एकदम कड़क हो जाती हैं, उनका जो नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो पाता है उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। एंड ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट, जो मूवमेंट होती है वो पेशेंट की स्लो हो जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिकाइनेसिया। नेक्स्ट सिम्टम है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो उसका बैलेंस नहीं बना पाता है व्यक्ति, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। मोनोटोनस स्पीच, मोनोटोनस स्पीच का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है जो स्पीच दे रहा है, जो भी बात बोल रहा है, उसकी जो टोन है वो एक ही तरह की टोन रहती है, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, इसको हम मोनोटोनस स्पीच कहते हैं। मोनोटोनस स्पीच वाले व्यक्ति की जब बातें सुनते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है, क्योंकि उसकी क्या आवाज़ में कोई वेरिएशन नहीं होता है। मास्क लाइक फेस यानी ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन से जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती हैं, इसलिए जो व्यक्ति का फेस है वो मास्क लाइक शो होता है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, सफलिंग स्टेप एंड प्रोपल्सिव गेट। सफलिंग स्टेप मतलब जब व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप पैरों को आगे बढ़ा के चलता है उसको अपन सफलिंग स्टेप बोलते हैं। और प्रोपल्सिव गेट क्या होती है, जब भी व्यक्ति लड़खड़ा के चलता है उसको अपन प्रोपल्सिव गेट कहते हैं। हैंड राइटिंग बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर, यानी व्यक्ति की जो हैंड राइटिंग है, पार्किंसन डिजीज वाले व्यक्ति की, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो एकदम स्मॉल हो जाती है, इसको माइक्रोग्राफिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका सिम्टम है एकाइनेसिया। एकाइनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट, यानी वॉलंटरी मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एकाइनेसिया। ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर हम इसके डायग्नोसिस एंड असेसमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट सिम्टम, ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी अगर हमें पेशेंट को असेस करना है तो उसकी जो है प्रेजेंट हिस्ट्री और प्रेजेंट की जो सिम्टम है उनको देख करके पता लगाया जाता है कि भाई इस पेशेंट को जो है पार्किंसन डिजीज़ है, जिसके सिम्टम हैं रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेसिया और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी ये इसके कार्डिनल साइन कहलाते हैं। दूसरा अपन करते हैं पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी एंड सिंगल प्रोटॉन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी SPECT, स्कैनिंग दैट हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द डिजीज एंड एडवांसिंग ट्रीटमेंट। यानी कि PET एंड SPECT अपन हम इसलिए करते हैं ताकि डिजीज़ की कंडीशन को समझा जा सके और उसके जो डिजीज़ की जो सीवियरिटी है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को प्रोवाइड किया जा सके। और हम इसमें चेक करते हैं, हम मेडिकल हिस्ट्री, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रेस्पॉन्स टू फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आर केयरफुल एवेल्यूएटेड व्हेन मेकिंग द डायग्नोसिस। जब भी हम पेशेंट के लिए डायग्नोसिस बनाते हैं तो हमें उसका फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग दी गई है अब तक हिस्ट्री है उसकी, उसको अच्छे से एवेल्यूएट करना होता है। और फार्मा मैनेजमेंट में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट हाई कैलोरी प्रोटीन फाइबर एंड सॉफ्ट डाइट। पेशेंट को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, फाइबर एंड सॉफ्ट डाइट देते हैं। फाइबर और सॉफ्ट डाइट इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट का जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, है ना। उसके बाद में एडमिनिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा एंड लियोडोपा बिकॉज डोपामिन इटसेल्फ कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हम क्या, लियोडोपा जो कि प्रिकर्सर होती है डोपामिन का, इसको हम कार्बिडोपा के साथ में मिला कर देते हैं क्योंकि लिवोडोपा सिंगल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। कार्बिडोपा मस्ट बी गिव बिकॉज इट प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवोडोपा बाय लीवर, इसलिए कार्बिडोपा को लिवोडोपा के साथ में दिया जाता है। एडमिनिस्टर ब्रोमोक्रिप्टिन बिकॉज इट एक्टिवेट डोपामिन रिसेप्टर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ डोपामिन। तो हम क्या ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं क्योंकि ये जो डोपामिन के रिसेप्टर हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनको इंक्रीज करती है ताकि डोपामिन का रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एनकरेज द क्लाइंट टू लिफ्ट फीट व्हेन वॉकिंग एंड टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। व्यक्ति को, पार्किंसन डिजीज वाले व्यक्ति को जो है एनकरेज किया जाता है जब वो चले
तो उसको पैरों को उठा के और फॉरवर्ड चलने के लिए एनकरेज किया जाता है, और पेशेंट को ज़्यादा बैठने के लिए अवॉइड किया जाता है कि भाई ज़्यादा आपको नहीं बैठना है, जितना हो सके वॉक वगैरह करना है और पैरों को उठा करके चलना है। एडवाइज टू अवॉइड फूड रिच इन विटामिन B6 बिकॉज इट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ एंटी पार्किंसंस मेडिकेशन। इसलिए ऐसे फूड जिनके अंदर विटामिन B6 होता है उनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये क्या एंटी पार्किंसंस मेडिकेशंस के इफेक्ट को कम करता है। कौन? विटामिन B6। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट टू कंट्रोल ट्रिमर एंड रिजिडिटी। मैंने जैसे कहा एसिटाइलकोलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है रिजिडिटी और ट्रिमर के लिए, इसलिए क्या कहा जाता है एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन देते हैं ताकि ट्रिमर्स और रिजिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।